अस्सलाम वालेकुम। ग्रोसरी पढ़। आपने चेंज किया बैटरी क्या अभी? नहीं, इसकी कह रहा हूँ। सवाल लिखें। कल आखिर में जो बात की थी वो चूंकि आखिर में थी तो कुछ लोग दिमाग बंद कर चुके होंगे, दोबारा बता देता हूं। मैंने कल एक सवाल बोर्ड पे किया था जिसमें एक साल में लॉस आ रहा था और फिर उसकी वैरायटी बदल के सिर्फ वर्किंग वन बोर्ड पे करके दिखाई थी। बात मैंने ये बोली थी कि किसी साल अगर लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट वो है जो पहले सवाल में किया था। क्या किया था? अगर सवाल में क्लियरली कहा है ना कैरी फॉरवर्ड का, तो दूसरा वाला ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इस सवाल में मैं आपको एक और चीज वैरायटी दिखाता हूं, फिर टैक्स बहुत है। आप कौन सा बताओ सही? कॉस्ट ऑफ प्लांट 100,000, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 लाख है। लाइफ 4 इयर्स है। आरवी 12,000 है। आरवी 12,000। ईयर 1 की सेल्स 5,000 यूनिट्स है। It will grow by 10% in year 1, year 2, and 20% in year 3. In year 4, it will decline by 5%. ईयर 1 में 5,000 है, फिर ईयर 2 में वो 10% ग्रो करेगी, फिर ईयर 3 में 20% ग्रो करेगी, फिर ईयर 4 में 5% डाउन आएगी। सेल प्राइस पर यूनिट 25 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट्स 40%, 40% फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 पर ईयर, 10,000 रुपए पर ईयर। ₹5,000 हैव बीन इनकर्ड। अगला सेंटेंस है 5,000 हैव बीन इनकर्ड in preparing feasibility additional 3,000 will be spent on further investigation before purchase of plant if purchase decision is finalized। यानी अगर हमने फैसला किया कि प्लांट खरीदेंगे तो फिर 3,000 फौरन और खर्च करना पड़ेगा। इन एडिशन टू अबव फिक्स कॉस्ट, वो जो 10,000 बताइए, in addition to above fixed costs, allocation of
एलोकेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड फिक्स कॉस्ट, सेंट्रलाइज्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही तो शर्मिंदा ना हो, कॉमन लिख लें, कॉमन फिक्स कॉस्ट है, कॉमन की भी नहीं आते, चलो एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट फॉर दिस प्लांट will be 4,000 per year. 4,000 per year. A special machine will also be needed. A special machine will also be needed for this plant. यानी इस प्लांट की सपोर्ट के लिए फिर हमें एक मशीन भी चाहिए होगी, which will be obtained on following rent payable at start of year. Following rent payable at start of year. Year 1 का 8,000, ईयर 2 का 8,800, ईयर 3 का 9,900 और ईयर 4 का 10,500। 8,000, 8,800, 9,900 और 10,500। टैक्स डेप्रिसिएशन 25%, टैक्स डेप्रिसिएशन 25%। और इसी पेज पे कहीं नुक्कड़ में लिख लें कि टैक्स डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट रिड्यूसिंग बैलेंस पे होती है। अगर कह दिया स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट है, वरना बाय डिफॉल्ट रिड्यूसिंग बैलेंस होती है। टैक्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे होती है। और हाँ, ये जो मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन कहा है, इसके पीछे कहीं जगह है तो लिखिए नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन। नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन 25% है। इनिशियल अलाउंस 10% है। इनिशियल अलाउंस 10% है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 25% है और इनिशियल अलाउंस 10% है। और टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट 30% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। रिक्वायर्ड है मुझसे एनपीवी। टैक्स नेक्स्ट ईयर है, नहीं तो पर सेम ईयर ही होगा। अच्छा, अब चूंकि यूनिट्स खुद निकालने पड़ेंगे तो हमें यूनिट्स वाली वर्किंग भी बतानी पड़ेगी। और ऐसा बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले यूनिट्स की लाइन लिख लें, उसके बाद नीचे रुपीज आ जाएंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये तो गिवन है 5,000 और इनके लिए हम कह देते हैं कि 5,000 इंटू 1.1 5,500। इनके लिए हम कह देते हैं 5,500 इंटू 1.2 6,600 और इसके लिए हम कह देते हैं 6,600 इंटू 0.95 6,270। ये यूनिट्स बताएं किसी को समझना आए हो तो। हाँ जी, यूनिट्स ओके। और इसके बाद हम यहां कैश फ्लोज लिखने लगे तो रुपीस।
सेल्स सेल प्राइस है 25 रुपए, तो यूनिट्स हम ऊपर निकाल चुके, इनटू 25। और जो कल कहा था कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं जी, 125,000, 137,500, 500, 156,750। और वेरिएबल कॉस्ट है 40%, सेल्स का 40%। जी 50,000, 65,000, 55, 66,000, 67, 62700। फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली लिखें, 10,000 या वो 4,000 भी, बस सिर्फ 10,000। वो चूंकि एलोकेटेड है, यानी वो खर्चे पहले भी होने ही होने, बस जिस तरह वो कॉस्ट में डिपार्टमेंट्स को एलोकेट होते थे कॉमन खर्चे, तो वो भी इस प्लांट के एलोकेशन में आ जाएगा, वरना वो सेंट्रली हुआ करता होगा। और 5,000 हैव बीन स्पेंड, 5,000 हैव बीन स्पेंड, वो तो गए, वो इररिलेवेंट है। लेकिन अगर हमने मजीद प्लांट खरीदने का फैसला किया तो कुछ और खर्चा करना पड़ेगा, उसको बेशक रिसर्च कह लें, 3,000 प्लांट खरीदने से पहले ना, तो टाइम जीरो पे। फिर एक मशीन किराए पे चाहिए होगी, तो वो जो किराया होगा वो एक एक्सपेंस ही है, तो वो भी हमें टैक्स से पहले ही लिखना पड़ेगा। अब वो स्टार्ट ऑफ ईयर है, तो जो ईयर 1 का किराया है वो टाइम जीरो पे 8,000, 8,800, 9,900, 10500। फाइव सिक्स 200, 62 78500, 84050। जी जी, प्लांट वाली लाइन वो एक्सपेंस नहीं है ना, उसको अलग रखेंगे, और एक दो दिन में आपको मैं वर्किंग कैपिटल एक चीज पढ़ाऊंगा, उसको अलग रखेंगे। बाकी सब चीजें टैक्स पर है। प्लांट की कॉस्ट में क्यों आएगी? हम हो सकता है सप्लायर के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, मार्केट सर्वे कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो ये प्लांट की कॉस्ट में थोड़ी ऐड होगा। हाँ, अगर प्लांट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो फिर जरूर प्लांट में ऐड करते। अगर इन खर्चों में से, क्योंकि ये FR2 FR1 का पेपर नहीं MFA का है, तो अगर कुछ खर्चों में से कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खर्चा हुआ तो उसकी क्लियर गाइडेंस होगी, वरना खर्चे बस खर्चे एक्सपेंस हैं। अगर कोई कॉस्ट में कैपिटलाइज करने वाला हुआ ना, जैसे पास्ट पेपर्स के सवालों में है, एक से ज्यादा दफा ओवरहॉलिंग है, तो उसमें गाइडेंस अवेलेबल है। तो इसलिए अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना होगा तो उसकी गाइडेंस होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का नॉलेज तो यहां नहीं टेस्ट हो रहा होगा। तो अगर कोई स्पेसिफिकली नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बस सब खर्चे एक्सपेंसेस ही है, मतलब टैक्स से ऊपर ऊपर आएंगे सारे। हाँ हाँ, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे लगना है, तो प्रॉफिट में तो इनकम एक्सपेंसेस आने हैं। जी, यहां तक पहुंचे, फिर उस बोर्ड पे जाना है। चले टैक्स पे आते हैं।
प्लांट की कॉस्ट 1 लाख। अगर क्वेश्चन में इनिशियल अलाउंस भी है ना, तो पहले साल में वो भी डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद जो बुक वैल्यू बचेगी उस पर फिर दोबारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है। तो ईयर 1 में चूंकि इनिशियल अलाउंस है, तो ईयर 1 में एक तो इनिशियल अलाउंस 10%, और ईयर 1 से ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी शुरू हो जाएगी। 22,500। तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के अलावा इनिशियल अलाउंस भी दिया हुआ है तो वो अलग है, वो भी ईयर 1 में है, और ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अलग है। 6,7,500 168,75 12 3 9 28477 और कितने का बिकेगा? 12,000 का, तो 16,477। क्या जी? $32,500, ये 10,000 और ये 22,500, तो 32,500। यहां तक पहुंचे फिर जवाब देता हूं कि 11,000 का क्या करें। हाँ जी, यहां तक पहुंचे? अच्छा, अब ना मैं ये 11,000 समझाता हूं। यहां तक नोटेड, तो फिर मैं चलूँ आगे। यहां तक बताएं बेटे, पूछना कुछ तो। मैंने यहां लिखा हुआ है 0 1 2 3, वहां लिखा हुआ ईयर 1 2 3, तो एक ही बात। ये टाइम लाइन है क्योंकि ये कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? भी पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ लिया। हर साल की रिटर्न फाइल होती है। अच्छा, इस बहस में हम नहीं जा रहे कि किस तारीख को फाइल होती है और वो टैक्स ईयर क्या होता है, और इस डिटेल में नहीं जा रहे। हर साल की टैक्स रिटर्न फाइल होती है, और एमएफए के सवालों में बाय डिफॉल्ट जिस साल की रिटर्न होगी उस साल के एंड पे हो जाएगी फाइल, लेकिन एंड पे, और वो उस साल की रिटर्न होगी। ये है कैश फ्लोज और ये टाइम लाइन है। ये टाइम लाइन पे पॉइंट 2 है, लेकिन इस कॉलम में लिखा हुआ 9900 ईयर 2 का नहीं है, ईयर 3 का है। ये रेंट ईयर 3 का है। फिर टाइम लाइन पे 2 में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईयर 3 है, तो टाइम लाइन के हिसाब से वो पॉइंट 2 पे बनेगा। इसी तरह टाइम लाइन 3 कॉलम के अंदर ये वाले सारे कैश फ्लोज, ये वाले ईयर 3 के हैं, लेकिन ये ईयर 4 का है। तो इन कॉलम्स का अगर टोटल देखेंगे तो वो कैश फ्लो की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम ईयर 3 का प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ईयर 4 वाली चीज मिक्स हुई है। ईयर 3 का प्रॉफिट निकालने के लिए इस 10,500 की जगह 9900 होना चाहिए। तो फिर इनको हम इधर खिसका देते हैं? नहीं, कैश फ्लोज में ऐसे ही आएगा। टैक्स की वर्किंग में हम ठीक कर लेंगे। यानी टैक्स की वर्किंग के अंदर इस फिगर में रेंट पेड यहां शो हो रहा है, जबकि रेंट एक्सपेंस फॉर ईयर 3 ये नहीं है, वो ये है। तो हम लोग इनमें से जो माइनस हुआ है वो रिवर्स कर देते हैं।
1 में माइनस हुआ है 8800, ये एड बैक 9900 10500, और जो इन ईयर्स का एक्सपेंस बनता है वो माइनस कर देते हैं। नहीं डेफर्ड नहीं, करंट टैक्स ही है। नहीं ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करो, डेफर्ड टैक्स को ना लाओ। वो लोगों ने FR 2 में नहीं पूछा तो अब MFA में डेफर्ड टैक्स में। इसी तरह ये 3000 कौन से ईयर का एक्सपेंस है? ईयर 1 का, पहले ही साल का। तो फिर टाइम 1 पे क्यों लिखा नहीं नजर आ रहा? क्योंकि कैश फ्लो के एतबार से वो टाइम 0 है ये ईयर 1 का एक्सपेंस, लेकिन इस 56,200 में वो नहीं माइनस हुआ हुआ। तो अब कर लेते हैं। जी तो ये कैश बेसिस ही है। अगर आपको ये रेंट पेड और एक्सपेंस का वर्ड कंफ्यूज कर रहा है तो चले मैं इसके वर्ड से हटा के आपको पेड ही बता देता हूं। ये 9900 किस ईयर में पे हुआ है? किस ईयर में? अच्छा चले, अच्छा बाकी लोग भी सुने भी हो सकता है और भी किसी को मसला हो। ईयर 3, ईयर 4। सवाल यह है कि रेंट तो पेमेंट बेसिस पे ही टैक्स होता है। ज्यादा टैक्स की गहराई में उतरने लगे, लेकिन चलो आपने टैक्स पढ़ा हुआ है चूंकि। अच्छा चलें, अगर पेमेंट बेसिस पे है तो उसका भी जवाब दे रहा हूं, अगर एक्रूअल पे तो उसका भी जवाब आ रहा है। दोनों जवाब दे देता हूं। 165,000, 66,000, 10,000 किस ईयर से रिलेटेड है? ईयर 3 से। और कैश फ्लो के एतबार से ये पूरा साल है, ये स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरा साल है। कैश फ्लो कब राइज हो रहा है? इधर, यानी इधर 165 है, 66 है और 10 है। ये किस ईयर का है? ईयर 3। पे कब हो रहा है? स्टार्ट ऑफ ईयर, यानी ईयर 3 में ही पे हो रहा है, इधर पे हो रहा है। तो अब आप इस 9900 को चाहे ये कह लें कि ईयर 3 में पे हो रहा है, चाहे ये कह लें कि ईयर 3 का एक्सपेंस है, दोनों बातें यही है। ईयर 3 में पे हो रहा है। 10,500 ईयर 3 में पे हो रहा है, नहीं ईयर 4 में पे हो रहा है। टाइम लाइन में टाइम 3 पे शो हो रहा है, पे तो ईयर 4 में ही हो रहा। ज्यादा गहरी होगी ना बात? नहीं। तो इसलिए आप इसको रेंट पेमेंट या रेंट एक्सपेंस कहें, वो ईयर 4 के अंदर ही है। ईयर 4 के शुरू में है या एंड पे है तो ईयर 4 में ना, लेकिन यहां पर ये टाइम 3 के अंदर नजर आ रहा है। तो इसलिए ये ईयर 4 का ही एक्सपेंस है, ईयर 4 में ही पे हो रहा है, चाहे इसको पेमेंट बेसिस पे टैक्स करा ले, चाहे एक्सपेंस बेसिस पे टैक्स करा ले। 10,500 किस रिटर्न में आना चाहिए? तो मैंने ईयर 4 में लिखा। और जिनके ऊपर से ये बात गई तो कौन सी बात हो रही थी? 4 साल का टैक्स। अच्छा, इस सवाल में वैरायटी, एक तो मैंने आपको इनिशियल अलाउंस सिखाया, दूसरा यह सिखाया कि कैश फ्लोज में टाइमिंग इधर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन हम टाइम लाइन की नहीं करते, हम ईयर की करते हैं। तो अगर कोई ईयर 1 का कैश फ्लो, ईयर 2 का कैश फ्लो इधर उधर टाइम लाइन पे चला गया तो उसको वापस सेम ईयर में लाना। ये इस सवाल से सिखाया। 21 46 581 टैक्स आ जाएगा 30%। 6450 140 48 199 33 14274। इसको ये वाला क्या ये कैश फ्लो है? कैश फ्लो तो आरवी है। सवाल ये है कि ये जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, अच्छा एक खुद ही से सवाल, अगर ये 32,000 होता तो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाता कोई 4,000 के आसपास, तो यहां पर माइनस की बजाय प्लस लिख देते, वो कैश फ्लो। कैश फ्लो तो आरवी है, कैश फ्लो कॉस्ट है और आरवी है। बाकी डेप्रिसिएशन और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ये कैश फ्लो थोड़ी है, ये तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाली चीज है। कैश फ्लो दो है, शुरू में कॉस्ट और एंड पे आरवी। तो अब चाहे ये लॉस ऑन डिस्पोजल है चाहे गेन ऑन डिस्पोजल है, ये कैश फ्लो नहीं है। X 6450 14048 19933 14274। और अब आ जाएगी प्लांट की लाइन 1 लाख और 12,000। चलिए एनपीवी निकाल दें।
फिर 4 में लॉस आ जाए। सारे ईयर्स में लॉस कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा हूं या चौथे साल में लॉस हुआ हो? सिर्फ चौथे में। एमएफए के लिए ये एडवांस बात है, क्योंकि बीएफडी में ऐसे होते हैं, उसमें बिजनेस वैल्यूएशंस में ऐसा होता है, उसमें उस टैक्स सेविंग को हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। एमएफए में मेरा नहीं ख्याल। सवाल यह है कि अगर तीनों साल प्रॉफिटेबल हो और चौथे साल में टैक्स लॉस आ जाए तो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो नहीं करेंगे, वही इनफ्लो वाला ही काम करेंगे। चौथे साल में इनफ्लो, टैक्स इनफ्लो। कैरी फॉरवर्ड अगर आपसे टेस्ट हुआ भी तो शुरू के सालों में होगा, आखिरी साल में नहीं। एनपीवी निकालें, फिर इन्फ्लेशन पढ़ाता हूं, कोई मसला नहीं। कितनी आ गई? 5-4 पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वर्किंग नोटेड। टैक्स टैक्स ये इतना ही था, और आगे जब प्रैक्टिस चलेगी तो टैक्स आएगा बार बार, मतलब खत्म नहीं होगा टैक्स, टैक्स बार बार आएगा। इन्फ्लेशन, आबादी के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। सेल्स क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है? प्राइसेस बढ़ने को इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का वर्ड प्राइसेस बढ़ना होता है। अगर आज ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, यानी क्वांटिटी के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते, प्राइसेस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अभी इस वक्त ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है, हर साल सेल प्राइस 25 रुपए ली हुई है, तो हर साल 25 रहेगी क्या? नहीं। लेकिन मेरी इस कैलकुलेशन में क्या इग्नोर्ड है? इन्फ्लेशन। इसी तरह फिक्स कॉस्ट हर साल 10,000 है, तो क्या हर साल सैलरीज रेंट बढ़ नहीं रहा होगा? तो अभी इस वक्त इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है। तो अगर इन्फ्लेशन को भी इनकॉर्पोरेट करना हो तो इन्फ्लेशन असर डालती है दो चीजों पे। कैश फ्लोस पे असर पड़ेगा इसका, और डिस्काउंट रेट पे असर पड़ेगा। डीसीएफ क्वेश्चन में इन्फ्लेशन का दो चीजों पे असर पड़ेगा। एमएफए में ये टेस्ट होता नहीं है डिस्काउंट रेट, लेकिन सिखाऊंगा तो सही।
ये ईयर 4 का कैश फ्लो है, इसमें इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू तो इधर नीचे निकलेगी, बस इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है। ये चौथे साल का कैश फ्लो जो चौथे साल मिलेगा, इन्फ्लेशन इनमें इग्नोर करके चलना है या इग्नोर नहीं करना है, ये अलग बात है ये फ्यूचर कैश फ्लोस। ये 156 प्रेजेंट वैल्यू नहीं है फ्यूचर वैल्यू, लेकिन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है। डिस्काउंटिंग इनकी होनी है जो अभी तक कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक अलग चीज है। ये मुझे पता है मेरे इस जुमले से परफेक्टली क्लियर नहीं हो गया, 2-3 क्लासें लगेंगी इसको क्लियर होने में, लेकिन बताता रहूंगा बार बार। तो अभी इस वक्त ये फ्यूचर कैश फ्लोस के एस्टिमेट्स इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है, तो इन कैश फ्लोस को कहते हैं रियल कैश फ्लोस। कैश फ्लोज या रियल कैश फ्लोज होते हैं या नॉमिनल होते हैं, और नॉमिनल को मनी कैश फ्लोज भी कहते हैं। मनी, नॉमिनल या मनी। अगर हम इन्फ्लेशन इग्नोर कर दें तो कल को प्राइसेस कितनी होंगी? जितनी आज है। इसलिए रियल कैश फ्लोज को बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस भी कहते हैं, बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस भी कहते हैं। रियल कैश फ्लोज वो होते हैं जो एस्टिमेट किए जा रहे हैं इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। और नॉमिनल या मनी कैश फ्लोज उनको कहते हैं जिनमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है। इस बात का मतलब यह है कि अगर हमने ये कैलकुलेशन करते हुए नूर 5000 को 25 रुपए से मल्टीप्लाई किया होता, 5500 को लेट से 28 रुपए से मल्टीप्लाई किया होता, 6600 को लेट से 34 से मल्टीप्लाई किया होता, क्या करते जा रहे हैं हम? प्राइस को इन्फ्लेट करते जा रहे हैं ना। तो फिर ये जो कैश फ्लोज का आंसर आता वो नॉमिनल कैश फ्लोज होते। तो वो कैश फ्लोज जो हम इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एस्टीमेट कर रहे हैं उनको रियल कैश फ्लोज कहते हैं, और अगर उनमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर लें तो उनको मनी या नॉमिनल कैश फ्लोज कहते हैं। थोड़ी जल्दी है बात, ये बाय डिफॉल्ट बात थोड़ी जल्दी है। और ये तो आपको बचपन से पता ही है कि अगर किसी फिगर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है तो वो कंपाउंडिंग से होगा। यानी अगर आज 25 रुपए की चीज है, इन्फ्लेशन 10% है, 4 साल बाद कितने की होगी? 25 को इंटू 1.1। तो इन्फ्लेट करना किसी चीज को कंपाउंडिंग के जरिए होता है। चलें यहां से फिर कल करते हैं आगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।